हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। आज अपना टॉपिक होगा ऊपर से छोड़ी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स। क्या होगा? ऊपर से छोड़ी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स। ओके, कोरोलियस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव। हाँ जी, बात करते हैं अब अपने टॉपिक की। देखो जी, मान लो ये कोई पृथ्वी तल है, ये क्या है? कोई अर्थ प्लेन है, ठीक है। अब इसके ऊपर हेडिंग क्या है अपनी? ऊपर से छोड़े गए वस्तु पर या छोड़ी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स, ठीक है। मान लो ये कोई वस्तु है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया? U, ठीक है। जिसको क्या नाम दे दिया अपन ने? U। अब एक चीज और देखो, अब ये वस्तु यहाँ से अभी अपन फिलहाल छोड़ रहे हैं। अगर इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका वेग कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अभी तो अपन ने पकड़ रखी है। जब इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो छोड़ने के साथ ही इसका वेग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन? अरे भाई, जब वस्तु को छोड़ते हैं तो वो नीचे की साइड जाती है, नीचे की साइड जाएगी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? G लगेगा। तो लिख दो यहाँ पे G। दो बात क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ। ये जो वस्तु अपन ने यहाँ से यहाँ छोड़ी है, ठीक है, इसको कहाँ आना चाहिए? ये इस पृथ्वी तल पर आना चाहिए, ठीक है। अगर वस्तु को छोड़ेंगे तो वो सीधी तो आनी चाहिए ना। पर एक पिंड को ले जाकर अपन छोड़ देते हैं ऊपर से, इसका प्रारंभिक वेग क्या है? स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है इसकी? U वेक्टर इक्वल 0। और पिंड धरातल पर बिंदु, इस पॉइंट को नाम दे दो आप B। अब इस पिंड को अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो ये इस पॉइंट B पे आना चाहिए, पर ये पॉइंट B क्या है? नहीं सॉरी, ये पिंड भी क्या है? ये बोल रहा है कि नहीं, मैं तो सीधा नहीं आऊँ, तो टेढ़ा आऊँगा। क्या आएगा? वो बोल रहा है कि मैं तो सीधा ना आकर टेढ़ा जाऊँगा। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो बिंदु अपन ने, पिंड जो अपन ने लिए, ये यहाँ पर ना आकर, देखो इसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं। इस वाली लाइन को डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये पिंड इस पॉइंट B के ऊपर नहीं आएगा। कहाँ आएगा? ये थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाता है? गति करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। क्या ये जो पॉइंट पिंड को छोड़ा, ये पिंड पॉइंट B पर ना आकर कहाँ आ जाता है? पॉइंट C पर, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो बिंदु जो पिंड है वो धरातल पर बिंदु B पर ना आकर कहाँ चला जाता है? बिंदु C पर। तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उसका इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अक्ष। क्या मान लेते हैं अपन? अक्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। अब यहाँ इस प्लेन के लंबवत कौन सी डायरेक्शन लगती है? आप लोगों को मैंने जब कोरोलियस फोर्स बताया था, पृथ्वी की सापेक्ष गति के अंदर बोला था कि वाई डैश और एक्स डैश जो होती है वो पृथ्वी के क्या होती है? प्लेन पर होती है, ठीक है। पर जेड डैश एक ऐसी एक्सिस होती है जो कहाँ पे होती है? पृथ्वी के लंबवत होती है। तो यहाँ पे भी इस पृथ्वी के प्लेन से, अर्थ के प्लेन से लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड। तो ये लो, अपन ने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? जेड डैश से। यूनिट वेक्टर क्या होती है जेड डैश की? के कैप डैश, ठीक है। अब देखो, ये पृथ्वी के लंबवत दिखाया है अपन ने, दिखाया है। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? इस जेड के ऊपर, यही लगेगा ना, नीचे की ओर। ये लो,
दिखा दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पीछे भी बताया था, माइनस के कैप डैश। लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो ध्यान से सुनना, अभी तक अपन ने किया क्या है, और ये कौन से हेमिस्फेयर में बात कर रहे हैं अपन? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, कौन से हेमिस्फेयर के अंदर बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। कल वाला पढ़ा था, जो कल भी पढ़ा था, उससे जस्ट पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहे हैं ना। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से सुनना, आई रिपीट। अपन ने कोई एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को अपन ने ऊपर से छोड़ा। ठीक है, तो उस पार्टिकल को ऊपर से छोड़ने से पहले या फिर छोड़ते ही उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u वेक्टर इक्वल 0। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g। क्लियर है? अब उस पिंड को या फिर उस पार्टिकल को अपन ने छोड़ा, तो वो कहाँ पे आना चाहिए था? इस पॉइंट P पर। वो पार्टिकल पॉइंट B के ऊपर ना आके कहाँ आ जाता है? इस पॉइंट C के ऊपर आ जाता है। क्लियर है? और इसको अपन ने नाम दे दिया C और इसको अपन ने नाम दे दिया B। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन ने क्या नाम दिया? अक्स। अक्स को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या किया? ये अर्थ का प्लेन है। क्लियर है? अर्थ के प्लेन के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होती है? जेड डैश होती है। जेड डैश अपन ने यहाँ पे कर दिया। जेड डैश की यूनिट वेक्टर क्या होती है? के कैप डैश होती है। ओके, अब जेड डैश के ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो कहाँ लगेगा? नीचे की साइड लगेगा। अब यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर जो के कैप डैश है, अगर वो नीचे की साइड आएगी तो क्या ये माइनस का के कैप डैश नहीं आ जाएगा? इसको अगर अपन इसकी डायरेक्शन को अगर नीचे शो करेंगे तो वो माइनस के कैप आएगी। ऊपर तो क्या है? वो अभी पॉजिटिव है, और नीचे आएगी तो क्या आ जाएगी? माइनस के कैप डैश। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए जे वेक्टर की वैल्यू का अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया? जी माइनस के कैप डैश। ओके जी। एक बात और याद रखना कि कौन से हेमिस्फेयर के अंदर बात कर रहे हैं अपन? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। क्लियर है भाई? यहाँ पे सबको क्लियर है? एक बार थ्योरी सुन लो ध्यान से इसकी। ये जहाँ से अपन ने जो भी प्रोसेस की है उसकी। माना पृथ्वी तल से, हाँ जी, इसकी ऊंचाई मान लेना आप लोग। एक पहले तो ये करो, देखो ये जो सी अपन ने लिया है, सी जो पिंड आया यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अपन ने कोई P मान लिया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर अपन ने कोई पॉइंट लिया, कौन सा? P। ओके, और जो पिंड छोड़ा है उसकी ऊंचाई क्या ले ली अपन ने? h ऊंचाई ले ली। इसकी डायरेक्शन दिखा दो भाई, नीचे की साइड। हाँ जी, और इसकी भी दिखा दो, नीचे की साइड। ओके, ठीक है जी। हाँ, इसकी ऊंचाई दिखा दो आप लोग, h। ओके, अब ध्यान से सुनना। माना पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक पिंड को ले जाकर छोड़ा जाता है। इसका प्रारंभिक वेग u वेक्टर इक्वल 0। पिंड धरातल पर बिंदु B पर ना आकर कहाँ चला जाता है? बिंदु C पर चला जाता है। तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अक्ष होगा। यहाँ तल के लंबवत, यहाँ अर्थ प्लेन के लंबवत कौन सी डायरेक्शन? ऊपर की ओर जेड डैश दिशा है, और पिंड नॉर्दर्न और पार्टिकल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में छोड़ा गया है। क्लियर है? अब ये जो पिंड है, अगर अपन इसको छोड़ेंगे तो ये गति करेगा। जाहिर सी बात है, अगर अपन इसको छोड़ेंगे तो ये गति करके ही तो आगे आएगा। गति ही नहीं करेगा तो वो वहाँ का वहीं रुक जाएगा। तो इस अवस्था में ये जो पिंड है ये गतिशील पिंड है। गतिशील पिंड के ऊपर कौन सा फोर्स कार्य करता है? आप लोगों को पता है, कोरियोलिस फोर्स कार्य करता है। अब इसके क्या निकालेंगे अपन? वही डायरेक्शन निकालेंगे। 3 चीज़ मैंने कल आप लोगों को बताई थी, 2 चीज़। 3 डायरेक्शन, 3 हेमिस्फेयर ऐसे होते हैं जिसकी
जिसके अंदर कोरियोलिस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देता है, लगता है राइट साइड में। एक हेमिस्फीयर ऐसा होता है जिसके अंदर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगता है, राइट साइड में। क्लियर है। और ऐसा हेमिस्फीयर कौन सा है जिसके अंदर कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट साइड में दिखाई देता है या फिर लगता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं तो देख लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा या फिर कहाँ दिखेगा, राइट साइड में। बेसिक सी बात है। तो चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं इसके छोटे से उसकी डेरिवेशन की। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके जी। पिंड को, ये जो पिंड है इसको अपन इस पिंड को, अच्छा जी, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, मान लो इसको आप नाम दे दो ए पॉइंट। ठीक है। कण को बिंदु ए से पी तक आने में लगा समय कितना होगा, पार्टिकल को पॉइंट ए से पी तक आने में लगा समय कितना होगा, टी होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, टाइम की बात कर रहे हैं तो टी ही होगा। इस अवस्था में बिंदु P पर वेग, आप लोगों को पता है, अगर स्थिर है फ्रेम या फिर कोई भी पार्टिकल अगर स्थिर है उसके ऊपर कौन सी वेलोसिटी लगती है, v वेक्टर। और अगर गतिशील है तो कौन सी लगती है, v वेक्टर डैश लगती है। अब यहाँ पे अपन इस पिंड की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा है, गतिशील है। गतिशील के ऊपर इस पॉइंट P के ऊपर अपन अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेग कितना होगा यहाँ पे, v वेक्टर डैश। क्लियर है। चलो जी, तो गति के प्रथम समीकरण से, ओके। अब अपने को इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, अब इसको यहाँ से हटा दीजिए आप लोग। ये लो जी, चलो जी ध्यान से सुनना एक बार, आई रिपीट। पिंड को, पार्टिकल को पॉइंट ए से पी तक आने में लगा समय टी है। इस अवस्था में पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी होगी, v वेक्टर डैश। तो गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है, आ जाओ। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v वेक्टर डैश इक्वल u प्लस at, यही होता है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण। ओके। अब अपने को यहाँ पे v वेक्टर वैल्यू पता है, u की भी पता है और a की भी पता है। तो देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं u वेक्टर इक्वल कितना है 0 और a वेक्टर इक्वल कितना है g, है कि नहीं है, है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v वेक्टर डैश इक्वल 0 प्लस जी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोग जानते हो क्या कि g वेक्टर इक्वल क्या होगा, माइनस जी की कैप डैश होगा, या ऐसे लिखो इसको, देखो माइनस की कैप डैश जी। ओके, इस g की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो v वेक्टर डैश इक्वल माइनस की कैप डैश जी टी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, माइनस जी टी की कैप डैश, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। कुछ भी नहीं किया है, ध्यान से सुनना। पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P क्या है, गतिशील पार्टिकल है, तो गतिशील पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी कितनी लगती है, v वेक्टर डैश लगती है। फिर गति के और पॉइंट A से पॉइंट P तक आने में लगा टाइम कितना है,
टी है। अब अपने पास टी भी है, वी वेक्टर डैश भी है और यू की वैल्यू भी पता है और जी की वैल्यू भी पता है। तो लगा दो फिर यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण। गति की प्रथम इक्वेशन क्या होती है? वी वेक्टर डैश इक्वल यू प्लस ए टी होती है। वैसे होती क्या है? v इक्वल यू प्लस ए टी, पर अपन ने यहाँ पे वेलोसिटी क्या ली है? v वेक्टर डैश ली है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? v वेक्टर डैश, और उसको यहाँ पे सोल्व करके क्या लिख लिया? इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर है, ठीक है, जानते हो आप। पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम कितना है? ओमेगा वेक्टर है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम ओमेगा है तो आप लोगों ने पीछे पृथ्वी के सापेक्ष गति वाले वो एक जो सर्किल बना के अपन ने पूरा सा डायग्राम बनाया था, इतना बड़ा सा बनाया था, उसके अंदर उसका जो ओमेगा वेक्टर होता है उसका अक्षांश कोण क्या लिया था? लैम्डा लिया था कि नहीं लिया था? लिया था, देख लेना पीछे वाली क्लास में, लैम्डा है। तो यहाँ पे अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? ओमेगा वेक्टर की। जानते हैं ओमेगा वेक्टर क्या है? यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है और इसके साथ लैम्डा अक्षांश है। अगर लैम्डा अक्षांश है तो वहाँ पे अपन ने पीछे जी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, उसके अंदर ओमेगा वेक्टर की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे क्या कर दो? लिख दो। चलो आ जाओ, क्या होती है? जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 2। ओके, यहाँ गतिशील पिंड पर कोरियोलिस फोर्स है, पता है? कण पार्टिकल अगर गतिशील है तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स होगा। कोरियोलिस फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एफ सी पर। यहाँ पिंड, या फिर ये लिखो यहाँ गतिशील पिंड पर कोरियोलिस बल कितना है? एफ सी वेक्टर है, ठीक है। तो एफ सी वेक्टर आप लोग जानते हो, पीछे अपन ने निकाला था -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही निकाला था क्या? सॉरी, यहाँ पे क्या है? वी वेक्टर डैश है, हाँ जी, यही निकाला था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब वो ही पिछले वाले की तरह इक्वेशन 3 में 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर ये इक्वेशन पुट करेंगे तो आप लोगों को पता है उसको किस रूप में लिखेंगे? डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा? देखो, एफ सी वेक्टर इक्वल -2m। ओके जी, ये आई कैप डैश, ये जी कैप डैश, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करो, की कैप डैश, ये लो। अब देखो, इक्वेशन 1 के अंदर ना आई कैप डैश है ना जे कैप डैश है, तो क्या है? ओनली क्या है? के कैप डैश है। तो देखो इसको क्या कर दोगे? अच्छा जी, सॉरी, इक्वेशन 2 के अंदर क्या है? जे कैप डैश और के कैप डैश दोनों की वैल्यू है ना। तो देखो, अगर दोनों की वैल्यू है और आई कैप की नहीं है तो आई कैप को क्या करो? 0, और जे कैप लिख दो ओमेगा कोस लैम्डा, के कैप डैश लिख दो ओमेगा साइन लैम्डा। ओके, इक्वेशन 1 के अंदर क्या है? ना आई कैप डैश है ना जे कैप डैश है, ओनली क्या है? के कैप डैश। 0 0 -g t। ओके, आ जाओ सोल्व करते हैं। एफ सी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा? -2m। आई कैप डैश निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ओमेगा कोस लैम्डा -gt, ठीक है। ओनली डायरेक्टली ही अपन ये क्या कर देते? ये वाली वैल्यू रख देते हैं। इसको निकालोगे तो 0 आएगा, इसको निकालोगे तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जब सोल्व करोगे? तो
देखो जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसको बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, 2m ओमेगा GT कोस लैम्डा बनेगी, 2m ओमेगा कोस लैम्डा GT, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, 2m ओमेगा GT कोस लैम्डा, और आई कैप डैश जी क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो चलो जी, अब इक्वेशन 4 से प्रदर्शित होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में छोड़े गए पार्टिकल पर कोरियोलिस फोर्स बल कहाँ लगता है। एक चीज़ देखो, अपन को निकालना क्या था, डायरेक्शन निकालनी थी, कोरियोलिस फोर्स निकालना था कि कौन सी डायरेक्शन में लगता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, आई कैप डैश आ गया, आया, और ना जे कैप आया और ना के कैप आया, नहीं आया, और ना माइनस में आई कैप आया, ना माइनस में जे आया, और ना माइनस में के आया। तो ध्यान से देखना, ये अपन ने कुछ बनाया था ऐसे, ये क्या होता है, आई कैप डैश अक्ष डायरेक्शन में, ये वाई में होता है, ये माइनस अक्ष में होता है, ये माइनस वाई में होता है इसकी जे कैप डैश, इसकी माइनस आई कैप डैश, और ये माइनस जी कैप डैश। अपने पास इक्वेशन 4 के अंदर क्या है, ओनली आई कैप डैश आया है, ठीक है। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि ऊपर से छोड़ी गई वस्तु पर कोरियोलिस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, कौन सी एक्सिस में लगेगा, पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। इसका सिंबल क्या है, आई कैप डैश है आप लोगों के पास इक्वेशन 4 के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक पता चल गया आपको कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? चलो अब आगे करते हैं अपन बात ऊपर से, ऊपर वाली चीज़ का या फिर ऊपर वाले पिंड का जो है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अपना क्या हुआ, यहाँ तक इक्वेशन 4 तक क्लियर हुआ। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, ये जो प्लेन लिया था ना नीचे वाला, इसकी बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। जो वस्तु का प्लेन लिया था अपन ने, धरातल हाँ जी, वस्तु का धरातल पर विस्थापन अपने डिस्प्लेसमेंट लिया था C और B के बीच, कितना लिया था, अक्ष लिया था। तो न्यूटन के अनुसार उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, F लगेगा। न्यूटन के अनुसार बल क्या होगा, F होगा, किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो F इक्वल क्या होता है, ma। ठीक है, F इक्वल क्या होता है, ma। a इक्वल जानते हो आप कौन सी, किसके अकॉर्डिंग, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसके अंदर। a इक्वल क्या होता है, m d स्क्वायर अक्ष अपॉन डी टी स्क्वायर, यही होता है। तो चलो यहाँ पे इसको पुट कर दो, m d स्क्वायर अक्ष अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। ये चीज़ कब आई, जब अपन ने डिस्प्लेसमेंट की बात की, ठीक है, अक्ष की बात की। अक्ष के ऊपर न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। उस फोर्स को आप क्या नाम दे दोगे, F इक्वल ma। ए की वैल्यू आप जानते हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से m d स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। पुट कर दी। अब समीकरण इक्वेशन 4 का मोड इक्वेशन 5 के क्या होगा, तुल्य होगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का मोड करोगे तो इस इक्वेशन के क्या आएगा, लगभग बराबर आएगा। बराबर का मतलब तुल्य है, ओके। अब कर देते हैं अपन इसका मोड।
एफ इक्वल एफ सी का मॉड कर दिया। चलो जी, इसकी वैल्यू क्या है लिख दो यहाँ पे, एम डी स्क्वायर अक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल, और इसकी भी लिख दो पूरी, इसकी कितनी है, यही तो है, ठीक है। अगर मोड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2m ओमेगा जी टी कोश लेमडा, आई कैप क्या हो जाएगा, स्क्वायर होएगा तो हट जाएगा ना, 1 होगी इसकी वैल्यू तो हट जाएगा ये, तो ये आया अपना, m से क्या चला जाएगा, m चला जाएगा, तो फिर अपने पास क्या बचा, डी स्क्वायर अक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जी टी कोश लैम्डा। हाँ जी, अब इस इक्वेशन का क्या करोगे आप, t के सापेक्ष क्या करोगे, रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। इसका क्या करोगे आप, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, चलो जी कर देते हैं अपन इसका t के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू t। आ जाओ, करोगे तो क्या आएगा, ये डी अक्स अपॉन डी टी इक्वल 2 ओमेगा जी कोश लैम्डा, टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया भाई, देखो सॉरी, इसका इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं अपन, है ना, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। चलो जी, डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ से आप क्या बाहर निकाल लोगे, 2 ओमेगा जी कोस लेमडा बाहर निकाल लो, 2 ओमेगा जी कोस लेमडा बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा अपना, टी डी टी प्लस सी कर देंगे उसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 2 ओमेगा जी कोश लैम्डा, टी डी टी का क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, आ गया जी, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखो, ओमेगा जी कोश लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सी, ओके। ये इक्वेशन अपने पास आई। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, देखो अगर t का मान 0 रखोगे, ठीक है, क्या रखोगे, अगर t का मान 0 रखोगे तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब t इक्वल 0 पर कोई वेग नहीं है, क्या नहीं है, t इक्वल 0 पर कोई भी वेग नहीं है, तो इसकी वैल्यू को इसके अंदर रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, 0। अगर ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई रिपीट, अगर t इक्वल 0 रखोगे तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब t के अंदर कोई भी वेग नहीं है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो इसके मान को अपन इसके अंदर भी रख सकते हैं, उसी 0 को, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो इसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ से इस c को हटाना है, इसीलिए अपन ये कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ t इक्वल 0 पर डी अक्स अपॉन डी टी इक्वल 0 है, तो c इक्वल 0 होगा। ओके जी, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी अक्स अपॉन डी टी इक्वल ओमेगा जी कोश लैम्डा टी स्क्वायर, आ गई, c तो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या करोगे, फिर से इसका विद टी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट एट टी,
ठीक है। फिर से इसका टी के सापेक्ष क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देते हैं। तो फिर देखते हैं अपने पास क्या आता है। डी एक्स अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, अक्ष ओमेगा जी टी, ओमेगा जी इस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 कोस लैम्डा प्लस सी डैश, यही आया। ठीक है, अब फिर से वही पीछे वाली कंडीशन लगाएंगे, ये वाली ही। तो फिर क्या हट जाएगा, यहाँ से सी डैश हट जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अक्ष इक्वल ओमेगा जी टी क्यूब अपॉन टी कोस लैम्डा, ये वैल्यू आई। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 6। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। ठीक है, पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर छोड़ा जाता है तो धरातल पर पिंड को आने में लगा समय t होगा। तो u इक्वल 0 और a इक्वल 0 होगा। ठीक है, आई रिपीट, पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। हाइट कितनी हो गई उसकी, h। तो धरातल पर पिंड को आने में लगा समय कितना है, t, और स्टार्टिंग से उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, u वेक्टर इक्वल 0, और उसका एक्सेलरेशन कितना था, g था। तो गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, क्या कर देंगे, गति के द्वितीय नियम से। कौन से नियम से, मोशन अकॉर्डिंग, गति के द्वितीय नियम से। देखो गति का द्वितीय नियम जानते हो क्या होता है, S इक्वल यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यही होता है। यू टी प्लस हाफ और आता है, सॉरी, इसके अंदर। अच्छा जी, S की वैल्यू आप जानते हो, H जानते हो ना, तो चलो यहाँ पे लिख दो H। U की वैल्यू भी जानते हो 0 प्लस 1/2, A की वैल्यू भी जानते हो G होती है, तो लिख दो जी टी स्क्वायर। ओके जी, अब क्या करोगे, टी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2h अपॉन जी, कितना आ जाएगा, 2h अपॉन जी। तो t इक्वल कितना होगा, √2h अपॉन जी। ओके, अब क्या कर दोगे, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 7। यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन 7 से मान, इक्वेशन कहाँ रख देंगे, 6 के अंदर रख देते हैं। टी की वैल्यू निकालनी थी, चलो निकाल ली। अब इक्वेशन 7 से मान कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 6 के अंदर पुट करते हैं। देखो जल्दी से करते हैं, क्या आता है, अक्ष इक्वल